Good evening, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is fact, fact in issue, and relevant fact, part second, mixed in Hindi and English languages. Here is the synopsis of the topic. Fact in issue is also called as principal fact, or in Latin it is called facta probandum. Fact in issue, principal fact, facta probandum, तीनों नामों से इसे जाना जाता है. इंडियन एविडेंस एक्ट में इसे फैक्ट इन इशू कहा गया है, बट कोर्ट्स, राइटर्स, स्कॉलर्स फैक्ट इन इशू के स्थान पर प्रिंसिपल फैक्ट या फैक्टा प्रोबेंडी शब्द भी यूज करते हैं. This lecture has been divided into three parts, A, B, and C. Now let us begin with part A. Suit या अदर प्रोसीडिंग्स. सूट भी एक प्रोसीडिंग है, लेकिन सूट के अतिरिक्त और भी प्रोसीडिंग्स होती हैं. वो सिविल भी हो सकती हैं, क्रिमिनल भी हो सकती हैं. सूट इज नेसेसरली अ सिविल प्रोसीडिंग. वाद तो सदैव ही एक सिविल कार्यवाही है, किंतु वाद से भिन्न अन्य सिविल कार्यवाहियां भी हो सकती हैं. सिविल कार्यवाहियों से भिन्न दांडिक कार्यवाहियां, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं. बात हो रही है सूट की और प्रोसीडिंग्स की. प्रोसीडिंग्स का अर्थ है जुडिशियल प्रोसीडिंग. आप जानते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स सिविल प्रकृति की भी हो सकती हैं, एंड दे मे ऑल्सो बी ऑफ क्रिमिनल नेचर. छोड़िए उस एस्पेक्ट को, आइए प्रत्येक सूट में या प्रत्येक प्रोसीडिंग में राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी का विषय इन्वॉल्व होता है. एवरी सूट और प्रोसीडिंग involves a matter of right, a matter of liability, and a matter of disability. किसी भी मुकदमे में राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी का ही प्रश्न होता है. राइट से संबंधित प्रश्न चार प्रकार के हो सकते हैं: existence of right, non-existence of right, nature of right, extent of right. अधिकार का अस्तित्व, अधिकार का अनस्तित्व, अधिकार की प्रकृति तथा अधिकार का विस्तार. इसी प्रकार से लाइबिलिटी के संबंध में तथा डिसेबिलिटी के संबंध में भी आप स्पष्ट कर सकते हैं. तो प्रत्येक सूट में ध्यान दें, प्रत्येक सूट में या प्रोसीडिंग में 12 विषय उठते हैं. 12 विषय, अधिक से अधिक 12 विषय उठ सकते हैं. 13वां कोई विषय नहीं होगा. सुनिए इन 1 दर्जन विषयों को: एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, non-existence of right, nature of right, extent of right. Existence of liability, non-existence of liability, nature of liability, and extent
of liability. Existence of disability, non-existence of disability, nature of disability, and extent of disability. 12 questions, 12 matters में से 1, 2, 3, 4 all the 12 सूट या प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले बात आपको ये ध्यान करना चाहिए, पहली बात जो आपको ध्यान करनी चाहिए वो ये कि सूट या प्रोसीडिंग में क्या होता है। तो कहना किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में 5, फिर 5 और फिर 2, ये 12 विषय, 12 प्रश्न उठ सकते हैं। सभी के सभी 12 प्रश्न या उनमें से कुछ, मैक्सिमम 12। हिंदी में भी सुन लीजिए, जो स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम के हैं वे विशेष रूप से देखें। प्रत्येक वाद या कार्यवाही में अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार का प्रश्न अंतर्विष्ट होता है। सूट या प्रोसीडिंग में इसके अलावा कुछ नहीं होता है। राइट का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, इसी तरह से लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, ठीक इसी तरह से डिसेबिलिटी का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, एक्सटेंट और नेचर, यही इन्वॉल्व होता है। एक पार्टी असर्ट कर रही है यह राइट है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, विरोधी पक्ष डिनाई करेगा नहीं, ऐसा कोई राइट नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ राइट को लेकर के मैंने कहा राइट एग्जिस्ट कर रहा है, मैं असर्शन कर रहा हूं, मैं प्राख्यापित कर रहा हूं, और विरोधी पक्ष प्रति प्राख्यापित कर रहा है, डिनाई कर रहा है, ऐसा कोई अधिकार अस्तित्व में नहीं है। इसी तरह से ये 12 मामले हो सकते हैं। एक पार्टी असर्शन कर रही है और दूसरी पार्टी उसका डिनायल कर रही है, तो फिर कोर्ट को तय करना होगा ना कि असर्शन करने वाला पक्ष सही कह रहा है या डिनायल करने वाला पक्ष सही कह रहा है। राइट वाकई एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, डिसेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, कोर्ट को इसे डिसाइड करना होगा। आई एम असर्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, अपोनेंट इज डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, तो कोर्ट को डिसाइड करना होगा वेदर आई एम करेक्ट और द अदर पार्टी इज करेक्ट, मैं ठीक हूं या वह ठीक है, न्यायालय तय करेगा। तो प्रत्येक सूट में या प्रोसीडिंग में, प्रोसीडिंग से तात्पर्य यहाँ जुडिशियल प्रोसीडिंग से है, यह मैं फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। एविडेंस एक्ट पढ़ते समय जब प्रोसीडिंग आए तो समझ लेना चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग, और जुडिशियल प्रोसीडिंग सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है, अन्यथा भी हो सकती है। तो प्रत्येक सूट या प्रोसीडिंग में राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न उठता है। एक पक्ष असर्शन करता है, दूसरा डिनायल करता है। यहाँ पर कोर्ट की यह ड्यूटी हो जाती है कि वह तय करे कि राइट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिसाइड करो। ठीक है, डिसाइड कैसे होगा? तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर। कुछ फैक्ट्स कम महत्व के होते हैं, कम महत्व के होते हैं, इनसे डिसाइड नहीं होगा, ये डिसाइड नहीं करा सकते। राइट के प्रश्न को, लाइबिलिटी के प्रश्न को, डिसेबिलिटी के प्रश्न को ये डिसाइड नहीं करा सकते, तो इन्हें हटा दीजिए।
यह भी नहीं डिसाइड करा सकता, इसे भी हटाइए। यह भी नहीं डिसाइड करता, इसको भी हटाओ। यह फैक्ट डिसाइड कराएगा, यह फैक्ट डिसाइड कराएगा, यह फैक्ट डिसाइड कराएगा। तो ये बड़ा मूल्यवान और बहुत ही प्रभावी तथ्य है। कोर्ट को ढूंढना होगा कि इस विषय में, इस मामले में मूल्यवान तथ्य कौन से हैं, निर्णायक तथ्य कौन से हैं, जिनके आधार पर इसे निपटाया जा सके, इसे डिसाइड किया जा सके। ऐसे तथ्यों की खोज कीजिए। बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं, नहीं, उनमें से उन तथ्यों को ढूंढ निकालना होगा जो इसको निर्णित करने में आधार बन सके। उन आधारिक तथ्यों को, उन बेसिक तथ्यों को ढूंढिए। ये डिसाइसिव फैक्ट्स हैं, सभी फैक्ट्स नहीं, वे फैक्ट्स जो डिसाइसिव हैं, जो निर्णायक हैं, जो आधारिक हैं, जिन पर राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट निर्भर है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों, निर्णायक या आधारिक तथ्यों को ढूंढना होगा। इन्हीं तथ्यों से यह प्रश्न हल होगा। ये इतने महत्वपूर्ण और आधारिक हैं, निर्णायक हैं अपनी प्रकृति से, कि इन्हीं तथ्यों को ढूंढना होगा और इन्हीं तथ्यों के आधार पर इसे डिसाइड किया जा सकेगा। ऐसे ही तथ्यों को, ऐसे ही निर्णायक और आधारिक तथ्यों को, such decisive and basic facts as can lead to decision of right, liability or disability are called facts in issue. इसी निर्णायक तथ्य को, इसी आधारिक तथ्य को फैक्ट इन इशू कहते हैं। शेष फैक्ट्स को हटा दीजिए। निर्णायक तथ्य, आधारिक तथ्य जो इसे निर्णित करने में, इसे डिसाइड करने में आधार बन सकें, उन्हें चुन लीजिए और वही तथ्य विधि की भाषा में फैक्ट इन इशू या विवाद्यक तथ्य कहलाते हैं। हिंदी में इसको विवाद्यक तथ्य कहा जाता है। आइए पढ़िए यहां पर, यह तथ्य अकेले ही, यह तथ्य अकेले ही, अकेले ही, या फिर यह तथ्य अकेले तो नहीं लेकिन दूसरे कुछ फैक्ट्स के साथ मिल करके, कनेक्ट होकर के, दोनों बातें हो सकती हैं। यह फैक्ट स्वयं में पर्याप्त है या फिर इस फैक्ट को कुछ और तथ्यों की सहायता चाहिए, उनके साथ कनेक्ट होकर के यह राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट जो एक पार्टी असर्ट कर रही है और दूसरी डिनाई कर रही है, उसे साफ कर देता है, उसे क्लियर कर देता है, डिसाइड कर देता है। तो यही तथ्य जिसमें यह सामर्थ्य है, चाहे अकेले उसमें यह सामर्थ्य हो या अन्य तथ्यों के साथ कनेक्ट होकर के, इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, उसमें यह सामर्थ्य हो कि वह इसे निर्णित करा दे, इसे फाइनल कर दे। उस फैक्ट को फैक्ट इन इशू कहते हैं। देखिए यहां पर, फैक्ट which by itself or in connection with other facts, in connection with other facts, facts which by itself or which in connection with other facts shows existence, non-existence, nature or extent of right, liability or disability is called a fact in issue. ऐसा तथ्य जिस अकेले से ही या
जो अन्य तथ्यों से संबद्ध होकर वाद या कार्यवाही में उठे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार संबंधी प्रश्न को निर्णित करा दे, अनिवार्यतः निर्णित करा दे, वह परम शक्तिशाली तथ्य, आधारिक तथ्य, विधि की भाषा में विवाद्यक तथ्य कहलाता है। ऐसे तथ्यों को ढूंढा जाएगा। यह न्यायालय का कार्य है कि वह ऐसे तथ्यों को ढूंढे, ऐसे सामर्थ्य संपन्न तथ्यों को ढूंढे। इट्स द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इट्स अ जुडिशियल एक्ट टू ascertain facts of this much gravity that it can get it decided. ऐसे तथ्यों को ढूंढना, निर्धारित करना, यह जुडिशियल एक्ट होगा, न्यायालय का कार्य होगा। यह जुडिशियल एक्ट है। टू फाइंड सच फैक्ट्स, देखिए यहां, टू फाइंड सच फैक्ट्स कोर्ट्स इशू फ्रेम करते हैं, कोर्ट्स चार्ज फ्रेम करते हैं। ऐसे तथ्यों को ढूंढा कहां से जाए, ऐसे तथ्यों को पाया कहां से जाए, तो इशू फ्रेम करिए। सिविल मामले में इशू फ्रेम करिए और दंडिक मामले में उसी को कहते हैं चार्ज फ्रेम करना। तो यदि सिविल केस है तो इशू फ्रेम किया जाता है और उससे आधारिक तथ्य तय होते हैं, चिन्हित होते हैं। और दंडिक मामले में आरोप विरचित किए जाते हैं और उनसे आधारिक तथ्यों को निर्धारित किया जाता है। यह जुडिशियल एक्ट है। मैं इशू फ्रेम नहीं कर सकता, मैं चार्ज फ्रेम नहीं कर सकता। इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ एन एडवोकेट और ए प्रोसिक्यूटर और एन अटॉर्नी, इट इज द जुडिशियल फंक्शन। चार्ज फ्रेम करना न्यायिक कृत्य है, इशू फ्रेम करना न्यायिक कृत्य है। सिविल मामले में इशू फ्रेम किए जाएंगे और क्रिमिनल मामले में चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और उसमें तथ्य आ जाएंगे। कौन से तथ्य? वही निर्णायक और आधारिक तथ्य, वही दमदार तथ्य जो इसका वारा न्यारा करा देंगे, इस पार या उस पार करा देंगे। वे दमदार और प्रभावी शक्ति संपन्न तथ्य चार्ज फ्रेम करके निर्धारित होते हैं या फिर इशू फ्रेम करके निर्धारित होते हैं। कोर्ट ने पकड़ा, ये है फैक्ट इन इशू, ये कोर्ट ने ढूंढ निकाला चार्ज फ्रेम करके या इशू फ्रेम करके। कोर्ट ने फैक्ट इन इशू ढूंढ निकाले। फैक्ट इन इशू इकलौता अकेला भी हो सकता है और ये 2, 4, 6, 10 भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हर केस के फैक्ट इन इशू अलग अलग होते हैं। चोरी के मामले में फैक्ट इन इशू अलग होंगे, डकैती के मामले में फैक्ट इन इशू अलग होंगे, हर अपराध के मामले में या हर सिविल मामले में फैक्ट इन इशू अलग अलग होते हैं, आधारिक तथ्य अलग अलग होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किन्हीं 2 मामलों में आधारिक तथ्य कॉमन हो जाए। अब जैसे चोरी है तो चोरी में बेईमानी पूर्ण आशय, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है, तो वो तो रॉबरी में भी होता है, वो तो डैक्वाइटी में भी होता है, वो तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी होता है, वो तो डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में भी होता है। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। कुछ फैक्ट इन इशू कॉमन भी हो सकते हैं 2 या 3, 4 मामलों में, और कुछ स्पेसिफिक और विशिष्ट होते हैं, अनकॉमन होते हैं। जो भी हो, ये न्यायालय को ढूंढ निकालना है कि इस मामले में फैक्ट इन इशू ये है या ये है, 1 है, 2 है, 3 है। कोर्ट को फैक्ट इन इशू ढूंढने हैं। फैक्ट इन इशू ढूंढना, इसको सिविल लॉ में कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशूज। और फैक्ट इन इशू को ढूंढ निकालना
दांडिक मामले में, क्रिमिनल मामले में इसे कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। तो ध्यान दीजिएगा, इशू फ्रेम किए जाते हैं सिविल केसेस में और चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं क्रिमिनल केसेस में। अब इशू फ्रेम कैसे होंगे? इशू कैसे फ्रेम होंगे? सब्सटेंटिव लॉ, मेरे ऊपर चोरी का आरोप है तो इशू फ्रेम होंगे आईपीसी से। मेरे ऊपर लूट का आरोप है तो इशू फ्रेम होंगे आईपीसी से, सब्सटेंटिव लॉ से। तो न्यायालय इशू फ्रेम करेगा, आधारिक तथ्यों को ढूंढेगा, खोजेगा। किस आधार पर? सारवान विधि के आधार पर। सारवान विधि के आधार पर। सारवान विधि आईपीसी हो सकती है, सिविल मामले में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो सकता है, सिविल मामले में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो सकता है। कोई आपसे पूछ दे कि न्यायालय इशू कैसे फ्रेम करते हैं, न्यायालय चार्ज कैसे फ्रेम करते हैं, तो कहिएगा ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंटिव लॉ एंड ऑल्सो समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजरल लॉ। इशू फ्रेम करना या चार्ज फ्रेम करना सारवान विधि पर निर्भर है, कभी कभी प्रक्रियात्मक विधि पर भी निर्भर होता है। और सिविल मामले में पार्टीज की प्लीडिंग्स भी देखनी होती हैं, प्लेंटिफ अपने प्लेंट में क्या कह रहा है, डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ये भी देखना होगा। तो सब्सटेंटिव लॉ भी देखेंगे, वही मेन है, और प्रोसीजर लॉ भी देखना पड़ सकता है। पार्टीज की प्लीडिंग्स देखनी पड़ सकती हैं और उनके आधार पर यह फैसला होगा कि इसमें फैक्ट इन इशू क्या है, निर्णायक तथ्य क्या है, वो कोर्ट फ्रेम करेगा। दांडिक मामले में भी, क्रिमिनल मामले में चार्ज फ्रेम होते हैं, ये मत कहिएगा इशू फ्रेम होते हैं। क्रिमिनल मैटर्स में चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। चार्ज कैसे फ्रेम करेंगे? वैसे ही सब्सटेंटिव लॉ के आधार पर, कभी कभी प्रोसीजर लॉ के भी आधार पर। और कंप्लेंट फाइल हुई है, मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया कि इन्होंने चोरी किया है, मैंने किसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया कि इन्होंने रॉबरी किया है, हाँ, तो उस कंप्लेंट के सहायता से। चार्जशीट, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, अन्वेषण प्राधिकरण ने, अभिकरण ने चार्जशीट दाखिल किया है, आरोप पत्र दाखिल किया है, तो आरोप पत्र की मदद से, और अगर कंप्लेंट फाइल हुई है तो कंप्लेंट में कही गई बातों की मदद से, इन सब से मिला करके न्यायालय चार्ज फ्रेम करते हैं। तो सिविल मामले में इशू फ्रेम होगा सब्सटेंटिव लॉ के आधार पर और पार्टीज की प्लीडिंग के आधार पर। यह प्रोविजन थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। ऑर्डर 14 रूल्स 1 to 7, इसे थोड़ा ध्यान करिएगा। ऑर्डर 14 रूल्स 1 to 7 इशू फ्रेम करने से संबंधित है, तो न्यायालय इशू फ्रेम करेगा। और दांडिक मामले में चार्ज फ्रेम करेगा। चार्ज कैसे फ्रेम करेंगे ये देखिए, सीआरपीसी के सेक्शंस 211, 212, 213 एंड 214, इनकी मदद से न्यायालय चार्ज फ्रेम करेंगे। चाहे चार्ज फ्रेम करिए क्रिमिनल मैटर में और चाहे इशू फ्रेम करिए सिविल मामले में, दोनों के द्वारा करते क्या हैं, वही निर्णायक तथ्य, आधारिक तथ्य टटोले जाते हैं और निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें बड़ी सामर्थ्य है। उन्हीं तथ्यों को तय कर दिया, निर्णित कर दिया दोनों पार्टी को सुन के, तो समझो ये मेन मैटर जो हमारा है ये डिसाइड हो जाएगा। और जिन तथ्यों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो इसे डिसाइड करवा पाए, उन्हें हटा दीजिए, वो फैक्ट इन इशू नहीं माने जाते। ये प्रिंसिपल फैक्ट है, ये फैक्टा प्रोवेंडियम है, इनमें सामर्थ्य है, इनमें दमखम है। राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट जिसको एक पार्टी असर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, ये उसे क्लियर करा देंगे कि असर्ट करने वाला पक्ष सही है कि डिनाई करने वाला पक्ष सही है। ये सामर्थ्य होती है इन तथ्यों को। तो इन्हीं सामर्थ्य संपन्न तथ्यों को हम विधि की भाषा में फैक्ट इन
इशू कहते हैं। ये तथ्य जैसे फैक्ट इन इशू कह रहे हैं, ये अकेला भी हो सकता है और यह अन्य तथ्यों के साथ मिल करके भी यह सामर्थ्य इंगित कर सकता है। अ फैक्ट विच बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने लिखा है, इसको स्पेशली मैंने रेडिंग से लिखा है। फैक्ट इन इशू क्या है बोलिएगा? बेसिक डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी ने आपसे पूछा फैक्ट इन इशू क्या होता है, तो आपने परिभाषा सुना दिया, बीच में ही उसने टोक दिया, परिभाषा पूरी भी नहीं करने दिया, बीच में ही टोक दिया, अरे ये तो बड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सिंपल ढंग से समझाइए। मैं कानून का कम जानकार हूं या नहीं जानकार हूं, मुझे सिंपल ढंग से समझाइए। तो आप ये बोलिएगा फैक्ट इन इशू क्या होता है? ये बेसिक डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, बेसिक डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं और इन्हीं को डिटरमिन किया जाएगा, इन्हीं को तय किया जाएगा और केस डिसाइड हो जाएगा। केस डिसाइड हो जाएगा, इन्हें तय कर दीजिए और केस डिसाइड हो जाएगा। ये वो बेसिक फैक्ट्स हैं, ये वो बेसिक डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं जिनको न्यायालय को तय करना है और इन्हें तय कर देने से केस इन हैंड डिसाइड हो जाएगा। इतने से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन समझाने के लिए तुम्हें यह सब बताना होगा। अब सी पार्ट पर आ जाइए, जिसमें हम डेफिनेशन की चर्चा कर रहे हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन ऑफ बेरेट से पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ or in connection with other facts, either by itself or in connection with other facts. Existence, non-existence, nature or extent of right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. Necessarily follows means necessarily इंडिकेटेड, स्पष्ट रूप से दर्शाएगा, शो करेगा। हिंदी में देखिए, कोई तथ्य जिससे स्वमेव मीन्स अकेला, इटसेल्फ, कोई तथ्य जिससे स्वमेव या अन्य तथ्यों की संबद्धता में, इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, वाद या कार्यवाही में प्राख्यापित मीन्स असर्टेड या प्रतिप्राख्यापित मीन्स डिनाइड, राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति तथा विस्तार निश्चय ही दर्शित होता है। अब जरा एक चीज और ध्यान दीजिएगा इस परिभाषा को पढ़ते समय। सिविल न्यायालय ने एक इशू फ्रेम किया। क्या? विवादित संपत्ति पर वादी काबिज हैं या प्रतिवादी? वेदर इट इज द प्लेंटिफ और इट इज द डिफेंडेंट हु इज इन पोजेशन ऑन द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट। ये इशू फ्रेम किया। विवादित संपत्ति पर प्लेंटिफ का कब्जा है या कि प्रतिवादी डिफेंडेंट का कब्जा है, यह तय होना है। मेरा कब्जा है कि आपका कब्जा है? मैं कह रहा हूं मेरा कब्जा है, आप कह रहे हैं आपका कब्जा है, दोनों में विरोध है। कोर्ट ने एक इशू बनाया कि विवादित संपत्ति पर प्लेंटिफ का कब्जा है कि डिफेंडेंट का कब्जा है, इशू बना दिया। अब जो भी इशू कोर्ट फ्रेम करेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 3 में जो फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन दी है उसमें नीचे एक स्पष्टीकरण भी लगा हुआ, अक्सर उसको स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, मैं वही समझा रहा हूं आपको। कोर्ट ने एक इशू फ्रेम किया, सिविल मामले में एक इशू फ्रेम किया। जब न्यायालय सिविल मामले में कोई इशू फ्रेम करता है, कोई विवाद्य की रचना करता है, तो उसके पक्ष में बोला जाएगा, उसके पक्ष में बोला गया तथ्य वो भी फैक्ट इन इशू होता है, उसके विरोध में बोला गया तथ्य वो भी फैक्ट इन इशू होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान करना होगा। परिभाषा में नीचे एक एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है, देखिए यहां।
सिविल प्रोसीजरल लॉ, ये क्रिमिनल लॉ में नहीं अप्लाई करेगा, ध्यान रखिएगा, दिस विल नॉट अप्लाई इन क्रिमिनल लॉ। सिविल प्रोसीजरल लॉ में यानी मान लो सीपीसी, सीपीसी के अंतर्गत इशू फ्रेम किया गया, इशू ऑफ फैक्ट फ्रेम किया गया, इनका कब्जा है कि उनका कब्जा है, ये इशू फ्रेम किया गया। अब इस इशू के जवाब में, इस इशू के उत्तर में जो फैक्ट असर्ट किया जाएगा, इस इशू के उत्तर में जो फैक्ट असर्ट किया जाएगा या जो फैक्ट डिनाई किया जाएगा, वो असर्टेड फैक्ट या डिनाइड फैक्ट भी फैक्ट इन इशू का दर्जा रखेगा। यह बात एक्सप्लेनेशन, परिभाषा में नीचे लगे एक्सप्लेनेशन से दर्शाया गया है। आइए एक इलुस्ट्रेशन से इसको फाइनली समझते हैं। देखिए इधर, ए 302 का मुलजिम है, धारा 302 आईपीसी का मुलजिम है। इस पर आरोप है कि इसने बी की मृत्यु कारित किया, ही हैज काज्ड बीज डेथ, और उसने बी की डेथ इंटेंशनली काज किया। ये नहीं कि दुर्भाग्य से और एक्सीडेंट से और नेग्लिजेंस से हो गया, नहीं, इंटेंशनली काज किया है। मुझ पर आरोप है कि मैंने उस व्यक्ति की डेथ काज किया है और इंटेंशनली काज किया, फिर तो मैं लायबिल हो जाऊंगा। अब न्यायालय इस पर एक चार्ज फ्रेम करेगा कि क्या इनके कार्य से डेथ हुई है और क्या इन्होंने जो कार्य किया था जिससे डेथ हुई है वह इरादतन था, इंटेंशनल था। कोर्ट इसको तय करेगा। वेदर माई एक्ट हैज रिजल्टेड इनटू बीज डेथ and whether the act which has resulted into B's death was done intentionally। और अगर मान लो कोर्ट ने पाया कि हाँ मेरे ही कार्य से उसकी मृत्यु हुई है और यह कार्य इंटेंशनल था, तो फिर मैं हत्यारा हूं, धारा 302 में मुझे दंडित कर दीजिएगा। लाइबिलिटी तय हो गई ना, लाइबिलिटी तय हो गई, लाइबिलिटी तय हो गई कि मैं मर्डरर हूं या नहीं। मेरे द्वारा कार्य किया गया जिससे मौत हुई, यह फैक्ट इन इशू है। जिस कार्य से मृत्यु हुई वह इंटेंशनल था, इंटेंशनल था, यह भी फैक्ट इन इशू है। और अगर दोनों कोर्ट ने यह पाया कि नहीं, यह बात सही है कि इन्हीं के कार्य से डेथ हुई है और इनका यह कार्य इंटेंशनल था, मार डालने के इरादे से था, तो लाइबिलिटी फिक्स हो गई। कोर्ट कहेगी तुम धारा 302 के अंतर्गत कन्विक्ट किए जाते हो और तुमको 2-3 दिन बाद सजा सुनाई जाएगी। तो यह फैक्ट इन इशू हुआ। अपराध के आवश्यक तत्व, ध्यान दीजिएगा, अपराध के आवश्यक तत्व फैक्ट इन इशू होते हैं। क्रिमिनल मामले में अपराध के आवश्यक तत्व फैक्ट इन इशू होते हैं। मान लो मैं दिखाऊं कि नहीं साहब मैं उस समय पागल था, मैं लीगल इंसैनिटी का शिकार था, तो मुझे सेक्शन 84 के अंतर्गत रखा जाए आईपीसी में और मुझे हत्या के लिए दोष सिद्ध ना किया जाए। तो ये फैक्ट कि क्या मैं लीगल इंसैनिटी से सफ़र कर रहा था, यह भी फैक्ट इन इशू होगा, क्योंकि अगर मैं पागल था तो लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी। ये लाइबिलिटी और ये लाइबिलिटी के एग्जिस्टेंस से संबंधित है। और यह है कि मैं विधिक चित्त विकृति से लीगल इंसैनिटी से सफ़र कर रहा था और मेरा केस सेक्शन 84 के दायरे में है, ये भी फैक्ट इन इशू है। और तीसरा ये कि इसने मुझे उत्तेजित किया था, गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया था, उसने मुझे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिया था और उस ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के प्रभाव में मैं पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल से डिप्राइव हो गया, आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया और मैंने इसका वध कर दिया। तो ठीक है, सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 1 में मेरा केस आ जाएगा। हत्या से घट करके मामला सदोष मानववध में आ जाएगा। सेक्शन 302 विल बी रिड्यूस्ड टू सेक्शन 304। लाइबिलिटी कम हो गई। ये एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, ये नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी और ये लाइबिलिटी का एक्सटेंट कम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अपराध के आवश्यक तत्व फैक्ट इन इशू होते हैं, जनरल एक्सेप्शन वाले फैक्ट्स वो भी फैक्ट इन इशू होते हैं, किसी स्पेशल एक्सेप्शन में आने वाले फैक्ट वो भी फैक्ट इन इशू होते हैं, किसी प्रोविजो में आने वाले फैक्ट वो भी फैक्ट इन इशू होते हैं।
वे तथ्य जो अपराध का आवश्यक तत्व निर्मित करते हैं, या वे तथ्य जो प्रकरण को साधारण अपवाद में लाते हैं, या वे तथ्य जो प्रकरण को किसी विशेष अपवाद या परंतु प्रोविजो में लाते हैं, ये सब या तो राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट को निर्धारित करते हैं। अतः इस मामले में ये सब फैक्ट इन इश्यू होंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।